नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। और स्पेशल वो क्यों होने वाली है, इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जैसे आप लोगों के यूट्यूब वगैरह में रिकमेंडेड सेक्शंस में कुछ वीडियोस ऐसी आ जाती होंगी, तो वैसे ही मेरे भी रिकमेंडेड में एक वीडियो आती है और वो बॉक्सिंग मैच की होती है। और पता नहीं क्या सोच के मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ और उस वीडियो से मैं जो चीज़ें सीखता हूँ, जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिनको मैं अपनी ट्रेडिंग में भी इनकॉर्पोरेट करूँगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, जो मैं लोगों से भी कहता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करें, बट लोग थोड़ा सा वहाँ पे हिचकिचाते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को करने में लोगों को थोड़ा सा डर लगता है। तो आज की वीडियो का एम ये है कि वो डर जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में, उस डर को निकाला जाए। ठीक है, और उसका जो आउटकम है, उन रूल्स ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो करने का, ठीक है, वो दिखाया जाए आज लोगों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए इसको शुरू करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है कि भाई जैसे एक 3 घंटे की मूवी आपको 3 मिनट में समझाई नहीं जा सकती, तो वैसे आज की वीडियो भी लंबी होने वाली है, 3 घंटे की नहीं। लेकिन क्योंकि मैं जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ वही 9-10 मिनट की होगी, उसके बाद मेरा कंक्लूजन और जो एनालिसिस होगी वो भी होगी। तो मैं सारी की जो पूरी वीडियो है वो अनइंटरप्टेड वे में ही आपको एक ही बार में दिखाऊंगा। ठीक है, और मेरा कंक्लूजन जो है वो लगभग 10वें-11वें मिनट, इस पर्टिकुलर वीडियो के 10वें या 11वें मिनट में शुरू होगा। ठीक है, और उसका रीज़न ये है कि देखो, मेरे अंदर जो फीलिंग्स डेवलप हुई हैं वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को एक ही बार में देख के हुई हैं। ठीक है, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा वो है कि मैं बार बार वीडियो को पॉज करूं और अपनी बातें बोलूं, या वीडियो की जो साउंड, जो उनकी साउंड है वो म्यूट करके अपनी साउंड वहाँ पे डाल दूं। ठीक है, वो मेरे लिए थोड़ा सा एक पॉपुलैरिटी के लिए अच्छा होगा, बट आपको जो चीज़ समझानी है मुझे, उसके लिए बेस्ट यही होगा कि जो वीडियो जिस फॉर्म में मैंने देखी है, जिस स्पीड में वो वीडियो मैंने देखी है, यानी पूरे 10 मिनट पे देखी है, उसी तरीके से आपको वो दिखाई जाए, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी वो जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Until the 1980s, for people who had never visited Thailand, Muay Thai was a completely unknown martial art. While in Brazil, Jiu-Jitsu developed and, according to the residents, claimed to be the best battle system in the world. In America, it was believed that kickboxing and karate had no equal. Until the advent of the UFC, it was difficult to determine which martial art system was the most effective. But in 1988, there was a very significant event for the whole world of martial arts. An unbeaten champion kickboxer, Rick Rufus, who had a record of 28-0 and was considered one of the best fighters of the time, decided to prove that American kickboxing was superior to Thai boxing and claimed that a Thai fighter would stand no chance against him. His rival was Chang Puyek, Cats on Grit, was one of the first fighters to travel outside of Thailand and prove Thai boxing to the world. In the fight with Rufus, the Thai arsenal of punches was limited, as the rules forbade elbows, throws, grabs, and clinches were immediately separated. The Thai went to battle according to the rules of American kickboxing, and blows below the waist were also prohibited. However, low kicks were allowed in this fight. This fight was dubbed the Clash of Kickboxing and Thai Boxing, despite the fact that the Thai arsenal was very limited. Most importantly, this fight was shown on television to a huge audience around the world. So he's not going to be an easy guy. He could be causing a lot of problems with his footwork. Well, we are about to find out. In a lot of cases, on some tapes of Thai fighting, I've seen the ceremony takes longer than the fight. Let's hope that's not the case here, as we're just about ready. In the first round, Rufus began with an aggressive start. This fight greatly popularized Muay Thai around the world and gave a powerful push to its development. Duke Rufus himself also later incorporated new Thai elements into his arsenal, and he admitted that he had very much changed his opinion of low kicks. In the future, he became a first-class trainer in the Muay Thai striking technique and is considered one of the best Muay Thai trainers outside of Thailand. That's all for today, folks. Don't forget to press the like button. चलिए फिर कंक्लूजन लेके आते हैं। पहले पावर पॉइंट और
ज़ेरोडा के चार्ट्स लेके आते हैं आपके साथ। तो दोस्तों तैयार हैं हम पावर पॉइंट के साथ और कंक्लूजन आप लोगों को बताने के। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी के चार्ट की ज़रूरत है हमें। तो निफ्टी का यहाँ पे हमें चाहिए मंथली चार्ट, और अब हम हैं तैयार। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको, और आउटसाइड ट्रेडिंग अभी बात करते हैं इस वीडियो में, ठीक है, फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग पे आएंगे। तो सबसे पहली जो सीखने वाली बात थी इस वीडियो के साथ, वो ये थी कि जो चैंग है यानी मुए थाई का जो रिप्रेजेंटेटिव था, वो एक अननोन लैंड में लड़ रहा था, ठीक है, एक अननोन पर्सन से लड़ रहा था, एक अननोन स्टाइल के अगेंस्ट लड़ रहा था, और अननोन रूल्स के साथ लड़ रहा था, उन रूल्स के साथ, उन नियमों के साथ, उन कायदों के साथ जिनसे वो कभी भिड़ा नहीं है, जिनसे वो कभी मतलब जानता नहीं है कि उन नियमों के साथ लड़ना कैसे है, ठीक है। दूसरी चीज़, रेफरी भी जो किक बॉक्सिंग का मतलब किक बॉक्सर जो था उसके लिए वो लाइक होम था, ठीक है, वो वहीं पे ही उसने सारी प्रैक्टिस की है, वहीं पे उसका सारा तजुर्बा है, रेफरी, कमेंटेटर, ऑडियंस सारी उसी की थी। मुए थाई के पास क्या था वहाँ पे, ठीक है, जो मुए थाई वाला था मतलब चैंग, और दूसरा है लूकस, अमेरिकन जो है वो लूकस। एक और बात नोट करने वाली है कि जो लूकस थे वो आगे चल के वो एक मुए थाई के ट्रेनर बन जाते हैं, ठीक है, मतलब जो पर्सन यहाँ पे जो अमेरिकन था जो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था, जो इंजर्ड हो गया था, जो हार गया था, वो आगे चल के मुए थाई को फॉलो करने लगते हैं, और वो आउटसाइड थाईलैंड वो मुए थाई के सबसे बड़े ट्रेनर बन जाते हैं, ठीक है। तो अपने जैसे कहते हैं ना अपने आर्सेनल में या अपने हथियारों के में एक और हथियार शामिल करना, तो वो चीज़ वो करते हैं। तो अब हम कंक्लूजन्स पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो आपको ये समझ आना चाहिए कि उस वीडियो की थीम क्या थी, उस वीडियो में हुआ क्या है। पहली जो चीज़ है जो उस पर्सन ने की है, ठीक है, जो ऊपर जो हमें दिख रही है, ठीक है, मुए थाई, इसका जो पर्सन था जिसने इस आर्ट को फॉलो किया है वो है चेंग, ठीक है। तो चेंग ने क्या किया, उसको ये पता था कि भाई देखो वो किक बॉक्सर है सामने वाला जो लूकस है, उसको ये पता था कि जो लूकस है सामने वाला वो किक बॉक्सर है। यानी मैं देखो अब जो वेपन्स अलाउड हैं सबसे पहले उनकी बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो हथियार अलाउड हैं वो कौन कौन से। एक हथियार था आपके पास कि आप पंच कर सकते हो, दूसरा हथियार आपके पास था कि आप किक कर सकते हो लेकिन सिर्फ वेस्ट के अबव कर सकते हो, जो कि किक बॉक्सिंग का रूल होता है। एक रूल वहाँ पे स्पेशल था जो कि किक बॉक्सिंग में नहीं होता है, बट क्योंकि फाइट फिर बहुत ही ज़्यादा उसके फेवर में हो जाती है इसलिए ये रूल रखा गया था, और वो रूल था कि लो किक का। अब शायद मुझे पता नहीं, हो सकता है किक बॉक्सिंग में होता भी हो, ठीक है, तो मुझे नहीं पता, एक बार मैं चेक कर लूँगा इसको, ठीक है, या जो भी था वो लो किक था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ लाइक ह्यूमन एक तरीके से कह लो, चलो चेक ही कर लेता हूँ, इसको बोलने की क्या ज़रूरत है, तो चेक कर लेते हैं। आर लो किक्स अलाउड, वाओ कितने लोग सर्च करते हैं इसको, लो किक्स आर प्रोहिबिटेड, एंड देखा तो मुझे ही पता नहीं थी ये चीज़, लेकिन मैंने ये चीज़ कैसे पता लगा, ये कैसे सोचा, क्योंकि भाई देखो जिस चीज़ से वो हारा है, अब देखो सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि वो पर्सन लो किक से हारा है, ठीक है, बार बार उस पर उसके राइट लेग पे ही एक ही जगह पे लो किक्स बार बार मारी गई जिसकी वजह से वो पर्सन वहाँ पे वल्नरेबल था, वो हारा। तो वो क्यों हारा, क्योंकि उसको उस चीज़ की आदत नहीं थी, ठीक है, वो सिचुएशन उसके लिए एकदम नहीं थी, उसको वो चीज़ पता ही नहीं थी कि उस चीज़ से डिफेंड कैसे करना है या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जो पर्सन जो चेंग है, जो मुए थाई वाला पर्सन है, उसको पता है भाई कि एक एक हथियार जो मेरे पास है, चाहे मेरा एल्बो हो चाहे मेरा नी हो, एक एक चीज़ जो है वो इतनी ताकत रखती है कि सामने वाले को घायल कर दे, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ध्यान दिया कि यहाँ पे किक बॉक्सिंग का सिर्फ एक रूल है जिसमें परिवर्तन है, वो है लो किक। उसे ये पता था कि भाई पंचेस और किक से मैं लूकस का कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो उसने यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ उसने की, जो मुए थाई वाले पर्सन ने की, वो की कि अपनी वीकनेस को उसने एक्नॉलेज किया, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते। मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग के अंदर जब आते हैं तो वो अपनी वीकनेस को एक्नॉलेज नहीं करते, वो चाहते हैं कि वो हर सेगमेंट में पैसा कमाए। कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट
जैसे इतने सारे सेगमेंट्स हैं हमारे पास, कैश है, करेंसी है, ठीक है। बहुत से लोग ने करेंसी कमोडिटीज ट्राई नहीं किया, तो भाई ट्राई करके देखो, पेपर ट्रेड करके देखो, हो सकता है वो सेगमेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। उसके अलावा F&O सेगमेंट्स हैं, ठीक है, F&O है, उसके अलावा इंट्राडे है, उसके अलावा स्विंग है, ठीक है। इतने सारे तरीके हैं। उसके अलावा ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में सेलिंग है, बाइंग है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास इतने सारे हैं, वेपन्स आपके पास कोई कमी नहीं है हथियारों की, ठीक है। एक से बढ़कर एक सब हथियार हैं आपके पास। फिर इंट्राडे में भी अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। स्विंग में अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज हैं। स्विंग में भी लार्ज कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, ठीक है। और लोग क्या चाहते हैं कि अगर जैसे लोग ये सोचते हैं कि मुझे इस हर एक सेगमेंट में अच्छा बनना है, हर एक सेगमेंट में मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, वो अपनी वीकनेस को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। एक पर्सन जो मुए थाई का चैंपियन है, जो अपने पूरे थाईलैंड का चैंपियन है, वो पर्सन अपनी वीकनेस को एक्नॉलेज कर सकता है। वो पर्सन ये मान सकता है कि भाई अगर मैं पंचेज और किक्स में रह गया, अगर मैं पंचेज और किक्स में उलझ गया, तो वहाँ पे मेरा हाल बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ये जो सामने वाला बंदा है, इसने पूरी लाइफ में वही तो किया है और उसी से तो बचा है वो। अगर उसका 28-0 का रिकॉर्ड है, तो उसके सामने जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने पंचेज और किक्स ही तो किए हैं। किक्स मतलब सिर्फ अबव वेस्ट वाली किक, ठीक है। तो यही तो उसने किया है, और इनको डिफेंड करना उसको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये तो उसकी स्ट्रेंथ है। उसकी वीकनेस क्या है? उसकी वीकनेस है लो किक, जो कि एक्स्ट्रा डाली गई है मेरे लिए, और इसके अगेंस्ट उसके पास डिफेंस हो सकता है, हो सकता है ना हो, ठीक है, मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना जरूर पता है कि जितना वो पंच और किक्स को डिफेंड करना जानता है, उतना वो लो किक को डिफेंड करना नहीं जानता होगा। तो यहाँ पे जो पूरा दांव खेला गया है, जो चेंग ने दांव खेला, वो पूरा का पूरा दांव खेला लो किक्स के ऊपर। एक ही चीज को उसने कंसिस्टेंटली किया, कॉन्स्टेंटली किया। अगर आप वीडियो को रिवाइंड थोड़ा सा करके देखोगे, जो पहली जो मूवमेंट थी चेंग की, वही लो किक से स्टार्ट थी। मतलब पहला ही जो उसने किया वो लो किक से ही उसने स्टार्ट किया। उसने पहले उसको भापा और उसको समझा कि भाई हो सकता है, भाई देखो इतने बड़े मैच में आप जा रहे हो, तो नेचुरल सी बात है, आप सिर्फ एक प्लान के साथ नहीं जाओगे। हो सकता है कि उसके पास यहाँ पे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब हो। तो उसने पहले लो किक ट्राई की और देखा कि भाई मैं मार पा रहा हूँ उसको या नहीं मार पा रहा हूँ। उसका वो वर्क कर गया, तो उसने कंसिस्टेंटली उस पर काम किया। अगर मान लो लो किक उसकी वर्क नहीं करती, जैसा कि लूकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी किक्स डॉज भी कर रहे थे, और लास्ट में तो वो एकदम भागने ही लग गए थे, ठीक है। मतलब दूरी भाग रहे थे उससे। जैसे मतलब दिख रहे हो ना किस तरीके से परिवर्तन हुआ। राउंड 1 में क्या हुआ कि राउंड 1 में सारे कमेंटेटर्स कहने लगे कि भाई चेंग जो है वो, उन्होंने शायद इस तरीके की पावर उन्होंने कभी देखी नहीं है। जब चेंग हार रहे थे राउंड 1 में, तो कमेंटेटर्स ऐसे कह रहे थे कि भाई इस तरीके की पावर उन्होंने देखी नहीं है, और अपना बेस्ट उन्होंने दिया है। और शायद एक थाई जो है वो इतना ही कर सकता है किक बॉक्सर के अगेंस्ट, क्योंकि भाई वो अमेरिकन कमेंटेटर्स है, वो अपनी किक बॉक्सिंग को ही मानेंगे, राइट, ठीक है। और लास्ट राउंड तक क्या हुआ कि भाई लूकस भागने लग गए, ऐसी स्थिति आ गई। तो ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि चेंग ने क्या किया है, एक चीज को उसने कंसिस्टेंटली किया है। तो आपको क्या करना है, किसी एक चीज को आपको कंसिस्टेंटली करना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टॉक को अपना दोस्त बना लो। कैसे बनाना है बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, फिर बता देता हूं। ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, अपना डेटा निकालो, देखो पिछले साल हमने किन किन स्टॉक्स में ट्रेड किया है, अपना लेजर निकालो, ठीक है, या PNL निकालो, और देखो किस स्टॉक में हमने अच्छा परफॉर्म किया। किसी में तो आपने किया होगा ना अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी में भी अच्छा, अगर किसी में भी अच्छा नहीं किया फिर आप एकदम नायाब इंसान हो। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि आपने किसी में भी अच्छा नहीं किया है। तो उसके लिए पता है आपकी प्रोबेबिलिटी लाइक बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होगा। अगर आप किसी पर्सन ने 10 स्टॉक्स में ट्रेडिंग की है, तो 1/2 की पावर 10 चांसेस होंगे कि उसने सब में लॉस किया हो, ठीक है। मतलब हाफ इंटू हाफ 10 टाइम्स हो जाएगा। तो बहुत रेयर है ऐसा। लेकिन एक स्टॉक में तो आपने अच्छा किया होगा ना, ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक दिन 2 दिन नहीं, ओवर अ टाइम पीरियड, लाइक पिछले 3 महीने, पिछले 6 महीने। उस एक स्टॉक को अपना दोस्त बना लो। किसी एक स्ट्रैटेजी में, किसी एक सेगमेंट में आपने अच्छा किया होगा, उस एक स्ट्रैटेजी, उस एक सेगमेंट को अपना दोस्त बना। लोग क्या करते हैं, लोग इन सबके पीछे भागते हैं लोग। हाँ, यहाँ पे एक और चीज डाल देता हूँ, IPO, ठीक है। मतलब कुछ भी मिल जाए, कुछ भी आ जाए, जो भी न्यूज में चल रहा है, जो भी ट्रेंड में चल रहा है, उसके पीछे भागना है। क्यों भाई? ऐसा क्यों करना है आपको? मैं एक्नॉलेज करता हूं कि भाई मैं इंट्राडे का ज्यादा अच्छा ट्रेडर हूं, स्विंग का उतना अच्छा ट्रेडर नहीं हूं। कर लेता हूं स्विंग भी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं इंट्राडे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैं महसूस करता हूँ अपने आप को। मैं इंट्राडे में अगर कोई ट्रेड होता है, और उसका रीज़न ये है कि भाई मुझे वहाँ पे फास्ट रिजल्ट दिख जाता है, और स्विंग में पेशेंस का एक एलिमेंट होता है।
जो कि मुझे लगता है शायद मेरे अंदर थोड़ा स्विंग के लिए कम है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो भाई मैंने मतलब कसम ही खा रखी है कि मैं सेल का बटन ही नहीं दबाना है मुझे, ठीक है। लेकिन ये मतलब एक एग्जाम्पल दिया मैंने, आपके लिए कुछ हो सकता है कि भाई आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से और आप लॉस खा रहे हो। आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, आप उस एक्सपायरी डेट के साथ मार्केट को टाइम कर रहे हो सकता है आपका व्यू सही हो सकता है कि 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 निफ्टी जब थी तभी आपको लग गया था कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई जाएगी, लेकिन आप कमा नहीं पाए पैसा। क्यों नहीं कमा पाए? क्योंकि आप एफ&ओ में ट्रेड कर रहे थे। अगर उसकी जगह आपने कैश में ही बाइंग कर ली होती, कुछ अच्छे स्टॉक्स बाई कर लिए होते या निफ्टी का ETF कोई बाई कर लिया होता, तो वहां पे आपको पैसा बन सकता था, आपका व्यू सही था। बट आप गलत हो गए क्योंकि आप टाइम नहीं कर पाए अपने व्यू को। आपको ये तो पता था कि जाना है, बट ये नहीं पता था कब जाना है, इस महीने जाएगी, अगले महीने जाएगी, इस हफ्ते जाएगी, अगले हफ्ते जाएगी, कब जाएगी, उस चीज को आप नहीं समझ पाए, ठीक है। तो वो आपकी वीकनेस है, उसको आप एक्नॉलेज करो, और जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस स्ट्रेंथ पे काम करो। अब जो मुए थाई वाला पर्सन है उसको पता है कि लूकस के अगेंस्ट मेरी जो वीकनेसेस हैं वो यही है कि अगर मैं बहुत ज्यादा पंच या किक करने की उसको कोशिश करूंगा तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन अगर मैं उसको लो किक मारूंगा तो ये एक ऐसी चीज है जो मैंने बहुत की है अपने मेरी जो मुए थाई का जो रेpertoire है उसके अंदर मैंने बहुत की है, लाइक एल्बोज, नीज और किक्स और क्लेंचेस और ये मतलब सभी कुछ लगभग, ठीक है, लगभग हर चीज मैंने किया है, ठीक है। लो किक्स भी वहां पे मैंने बहुत की होंगी उसने, ठीक है। अब जिस तरीके से वो कर रहा था यहाँ पे तो उसने की ही होंगी, ठीक है। तो मेन जो कहने वाली बात है वो ये है कि उसने अपनी वीकनेस एक्नॉलेज की सबसे पहले, फिर उसने अपनी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज किया, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, आपको अपनी वीकनेस को एक्नॉलेज करना है। भाई मान लो कि ये सेगमेंट मेरे बस का नहीं है, क्या हो जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा, ठीक है। अब लोग स्विंग ट्रेडिंग भी जो लोग करते हैं, कुछ लोग हैं जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कंसिस्टेंटली लॉस कर रहे हैं, लार्ज कैप्स में प्रॉफिट में है वो, ठीक है, लार्ज कैप्स में वो प्रॉफिट में, लेकिन लार्ज कैप्स में ज्यादा पैसा नहीं लगाते हैं वो मानते हैं कि मिड कैप्स स्मॉल कैप ज्यादा तेज चलेंगे, ठीक है, ज्यादा वो 10% 20% भाग जाता है वो स्टॉक, तो वो अच्छा लगता है। लार्ज कैप्स में वो प्रॉफिट में है, छोटे प्रॉफिट में है, क्योंकि वो वहां पे कम कैपिटल लगा रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बड़े लॉस में, तो ओवरऑल क्या हुआ, नेट में तो लॉस में आ गए वो, ठीक है। तो वो अपनी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, वो ये उनको पैटर्न्स पता है, उनको डबल बॉटम, डबल टॉप, मल्टीपल बॉटम, मल्टीपल टॉप, ये सारी चीजें उनको पता है, ठीक है। और लार्ज कैप्स में ये चीजें अच्छी काम करती हैं, इसलिए वो लार्ज कैप्स में पैसे भी बना रहे हैं। बट वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं इसमें क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो स्मॉल कैप में अगर डबल टॉप लगाओगे आप, डबल बॉटम लगाओगे आप, तो हर बार आप मुंह की खाओगे, ठीक है। तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है उन चीजों को लगाने का, ठीक है। उसके अलावा एक चीज ये है, के अलावा जो उन्होंने प्लान बनाया था उस प्लान को फॉलो करते हुए राउंड 1 में हमारे चेंग भैया जो हैं वो राउंड 1 में बहुत बुरा हार गए, ठीक है, बहुत बुरा हार गए। और राउंड 1 किसी तरीके से बचाया उन्होंने, नॉकआउट नहीं हुए, ठीक है, नहीं तो फिर वहां से फिर रिकवरी करना अभी बहुत मुश्किल हो जाता। किसी तरीके से उन्होंने बचाया और लग रहा था कि हालत उनकी राउंड 1 में ही ऐसी हो गई कि वो आगे शायद कंटिन्यू ही ना कर पाए गेम को, ठीक है। तो वैसे ही जब हम कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इसको हमने बैक टेस्ट कर रखा है काफ़ी, मतलब 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का हमने बैक टेस्ट कर रखा है, फिर उसको हम लाइव मार्केट में अप्लाई करते हैं, तो अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि स्टार्ट के 1 महीने में, 2 महीने में उनको कुछ खास उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं वो, अपने इनिशियल फेलियर से डर जाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये प्लान काम नहीं कर रहा है, वो चेंज कर देते हैं कुछ और। अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ जिसको पे उन्होंने काफ़ी टाइम से रिसर्च की थी, उस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया, एकदम से उस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया। फिर आगे चल के वो चीज़ अच्छा काम करने लगती है, तो उन्हें लगता है कि यार मार्केट की दुश्मनी ना मेरे से ही है, ठीक है, मैं जो करता हूँ वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, ऐसा नहीं है। गलती आपकी यह है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप एक चीज़ कर तो रहे हो बट उस चीज़ को आप छोड़ दे रहे हो बीच में, ठीक है। और ये हमारा देखो, ये ह्यूमन माइंडसेट है कि हम जहाँ पे हमारा फ़ायदा होता है उस चीज़ को हम उतना स्ट्रेस नहीं देते हैं। जहाँ पे मान लो अगर आप सही पोजीशन में थे और मान लो आपने एग्जिट कर दिया उस चीज़ को, ठीक है, आप एक अच्छी पोजीशन में थे, अच्छे प्रॉफिट में थे, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और आपके बुक करने के बाद वो स्टॉक काफ़ी नीचे आएगा, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को, आपका मन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सोचेगा, ठीक है, थोड़ी देर सोचेगा यार चलो अच्छी किस्मत है मेरी, ठीक है, उसको सोचेगा। बट अगर मान लो आप एक अच्छे प्रॉफिट पे हो और आपने एग्जिट कर दिया और वो स्टॉक और ऊपर भाग जाता है, तो वो आपके दिमाग में बहुत टाइम तक रहने वाली है वो चीज़ आपको लगेगा यार ये दुश्मनी है मुझसे। फिर अच्छा, ऐसा नहीं होता। आप नोट करके जब जर्नल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा कोई बायस नहीं है मार्केट, ठीक है।
तो प्लान को चेंज मत करो, इनिशियल जो फेलियर्स हैं उनको एक्सेप्ट करो, उनको मानो कि ठीक है मैंने इस चीज़ को पिछले 5 साल पे बैक टेस्ट किया है और 5 सालों में जो बैक टेस्ट मैंने किया था उसमें भी मैंने देखा था कि बीच बीच में ऐसे मंथ्स आते हैं इस स्ट्रैटेजी में, तो क्या हो गया, मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि फेलियर्स जो हैं वो क्या है, वो मेरी सक्सेस के लिए स्टेपिंग स्टोन्स हैं। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ आती है वो आती है ये कि भाई देखो, आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस अगर की हो तो चेंग ने वो हथियार इस्तेमाल किया है जिसकी लूकस को प्रैक्टिस नहीं थी, उसको डिफेंड करने का लूकस को नहीं आता था, उसने ज़िंदगी में कभी लो किक्स के अगेंस्ट डिफेंड ही नहीं किया। इसीलिए अगर एक स्ट्रीट फाइट होती है तो वहाँ पे मुए थाई वाला पर्सन किक बॉक्सर को आराम से हरा ही देगा, भले ही वेट भी अगर लूकस का ज़्यादा हो तो भी उसकी चांस ज़्यादा है कि चेंग हरा देंगे इनको। ठीक है, अगर इस रूल से भी फॉलो, मतलब इस रूल को भी फॉलो करके फाइट होती है, क्यों, क्योंकि भाई इनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका डिफेंस लूकस को नहीं आता। तो भाई मेरा ये मानना है कि अब एक आउटसाइड दिस ट्रेडिंग, अगर एक लाइफ पे भी आपको एक टिप देता हूँ, अगर मान लो आप लोग सेल्फ डिफेंस की कुछ टेक्निक सीख रहे हो या फिर कोई मार्शल आर्ट सीख रहे हो, और देखो मैक्सिमम लोगों का मार्शल आर्ट सीखने का भाई कोई चैंपियन बनने का सपना नहीं होता है या कॉम्पिटिशन क्लियर करने का सपना नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि हम सेल्फ डिफेंस कर पाएँ, अगर कल को कोई बात आती है तो वहाँ पे हम खड़े हो पाएँ। ठीक है, हम अपनी आवाज़ उठा पाएँ या अपना स्टैंड रख पाएँ। ठीक है, लोग हमसे डरें या मतलब ये ना हो कि लोग हमें दबाने की कोशिश करें, डरे नहीं बट दबाने की कोशिश भी ना करें। ठीक है, इतना हमें आता हो तो उसके लिए, और या फिर कोई अगर स्ट्रीट फाइट होती है, कोई एकदम अचानक से कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पे हम बच पाएँ। तो भाई जो स्ट्रीट फाइट्स होती हैं वो फेयर नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर समझनी है कि अगर आप इस पर्टिकुलर एम के साथ मार्शल आर्ट्स सीख रहे हो तो आप मुए थाई या फिर जित कुंडो, इन मार्शल आर्ट्स को आप सीखने की कोशिश करो, या फिर विंग चुन को भी आप सीखने की कोशिश कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ी सी वर्सेटाइल आर्ट्स हैं। अगर आप कराटे या टाइकोंडो इन सारी आर्ट्स में आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। हालांकि स्ट्रीट फाइट में भाई सामने वाला नहीं जानता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, लेकिन एक रियल फाइट में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, मतलब एक जस्ट एक एडवाइस है। तो भाई आपको ऐसी आर्ट्स फॉलो करनी चाहिए जहाँ पे आपकी कोई वीकनेस ना बच रही हो, या फिर अगर कोई वीकनेस बच रही है तो अब जैसे जूजित्सु में क्या होता है कि वहाँ पे जैसे सूमो रेसलिंग वगैरह आपने देखी होगी तो उसी टाइप से होता है। जैसे कहते हैं ना, तो पहलवान क्या करता है, आपने देखा होगा कि लाइक एक पहलवान जो है वो सामने वाले पहलवान को गिराने की कोशिश करता है। उनकी जो ज़्यादातर फाइट है वो ज़मीन पे लेट के होती है। ज़्यादातर फाइट जो है वो लाइक लॉक के फॉर्म में होती हैं या ग्रैबिंग के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, इस फॉर्म में ज़्यादातर उनकी जो फाइटिंग है वो होती है। तो वहाँ पे क्या है कि वो सामने वाले पर्सन को गिराने की कोशिश करता है, इसीलिए वो अपनी लेग्स पे काफ़ी मेहनत करते हैं कि सामने वाला जो दूसरा पहलवान है वो हमें गिरा ना पाए। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि अब उनकी वीकनेसेस भी होंगी ना। फिर अब अगर वो देखो, अगर तो कोई पहलवान, मान लो आप एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो, आपको कुछ आता है, टाइकोंडो वगैरह आता है। अब टाइकोंडो में ज़्यादातर किक्स होती हैं, वहाँ पे पंचेस वगैरह होते ही नहीं है। ठीक है, तो टाइकोंडो अपनी किक्स के रेपर्टोर की वजह से जाना जाता है। तो मान लो एक पर्सन है टाइकोंडो, उसको आता है, एक पर्सन है पहलवान है वो, ठीक है, अखाड़े का पहलवान है। अगर अखाड़े का पहलवान टाइकोंडो वाले के आसपास पहुंच गया और उसको गिरा ले गया, जमीन पे अगर गिरा ले गया, तो टाइकोंडो वाला चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जितना भी बड़ा हीरो हो, वो जीत नहीं सकता एक पहलवान से, क्योंकि वो जो है वो जमीन पे लेट के जो फाइट है ना, वो पहलवान की खासियत है। ठीक है, और वहीं अगर जैसे टाइकोंडो वाले को ये चीज़ पता है तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो किक्स मारता है, वो अपनी रेंज उससे मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो रेंज मेंटेन करके वो कोशिश कर सकता है कि भाई वहाँ पे उसको पास ही ना आने दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोग लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हो भाई, इसको आप लोग लेके जा सकते हो। कुछ ऐसा सीखने की कोशिश करो जहाँ पे आपकी वीकनेसेस कोई ना रहे, और वीकनेसेस अगर रहती भी हैं, कोई चीज़ आपको पसंद है उसमें वीकनेसेस रहती भी हैं, तो भाई वहाँ पे उस वीकनेस को कवर करने के लिए फिर कुछ और सीखो। ट्रेडिंग में भी आपको यही करना होगा। अब देखो इंट्राडे की, अगर मैं जैसे मैं पर्टिकुलरली इंट्राडे ट्रेडर हूँ, इसकी वीकनेस ये रहती है इंट्राडे की कि भाई मार्केट कभी कभी अगर गैप अप या गैप डाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पूरे दिन फिर मार्केट साइडवेज होता है। तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा स्विंग में मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कोशिश करना, क्योंकि भाई अगर मैंने कुछ भी नहीं किया है तो मेरी खुजली मचेगी। ठीक है, अगर कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ तो खुजली मचेगी कि यार कुछ कर लेता हूँ। फिर स्टॉप लॉस, अब साइडवेज मार्केट है तो स्टॉप लॉस तो होगा इंट्राडे में, क्या करोगे फिर? या तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो, जो कि फिर ब्रोकरेज आप बनाओगे, फिर उससे तो कोई फायदा नहीं है। तो उससे बेटर है कि आप स्विंग में आ जाओ, या जो भी मार्केट जैसे गैप अप, पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट की जो मैक्सिमम जो अप रैली है
वो गैप अप के फॉर्म में आई है, तो वहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बाइंग में अपॉर्चुनिटीज बनी नहीं रही। इंट्राडे में तो शॉर्ट में ही पैसा बन रहा है। अगर आप देखोगे तो अगर आप बैक टेस्ट भी करो, निफ्टी को भी अगर आप टेस्ट करो, जो अभी रैली जो हमारी आई है उसमें भी इंट्राडे में शॉर्ट में ज़्यादा पैसा बना है बजाय बाइंग के, लेकिन जो ओवरनाइट ट्रेड्स हैं उसमें बाइंग में ज़्यादा पैसा बना है। तो अगर कोई पर्सन स्विंग का ट्रेडर नहीं है, इंट्राडे का ट्रेडर है, तो उसको ये चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए कि ठीक है, ये जो है ये मेरी वीकनेस हो रही है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा हूँ इस टाइप की मार्केट में, तो इस टाइप की मार्केट में फिर मुझे थोड़ी बहुत स्विंग करना आना चाहिए। तो वहाँ पे वर्सेटाइल भी रहना है, ऐसा नहीं कि एक चीज़ में फंस गए तो हम एक चीज़ में हो तो उसी में करना है। अब जैसे आईपीओ, अब कोई पर्सन कहे कि चलो ठीक है मैंने कहा है कि एक ही चीज़ करनी है तो मैं सिर्फ आईपीओ में अप्लाई करूँगा, अरे ये कोई बात थोड़ी ना हुई। या कोई पर्सन कहे मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करूँगा, भाई मार्केट अगर ऑप्शन बाइंग की है तो आप वो करो, आपको वर्सेटाइल रहना है, बट एक स्ट्रेंथ भी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, ज़्यादातर मैं इसी को करूँगा, जब ये काम नहीं करेगी तो मैं किसी और चीज़ पे चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा एक बड़ी मेन चीज़ है, ठीक है, इसको मैं लास्ट में इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सामने वाले का जो हथियार है ना, देखो यहाँ पे जैसे वो बॉक्सिंग मैच था वैसे यहाँ पे भी रिटेलर्स के बीच में ही फाइट हो रही होती है। आपको अगर लग रहा है कि आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को हरा लोगे तो भाई नहीं, आप बाकी रिटेलर्स को ही हरा सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, बाकी रिटेलर्स को ही आप हरा सकते हो। तो अब जब देखो रिटेलर्स के बीच जब फाइट हो रही है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला जो है, ये तो हमारे अपनी स्ट्रेंथ की बात यहाँ पे कर ली ट्रेडिंग के लिए, सामने वाले की वीकनेस क्या है, सामने वाले को किस परिस्थिति का ज्ञान नहीं है। तो वो जो परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि बहुत बड़े जो इवेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो वोलेटाइल मार्केट्स होती हैं, जहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसे इवेंट जो 4 साल में एक बार आ रहे हैं, 5 साल में एक बार आ रहे हैं, जैसे अभी यूएस इलेक्शंस थे, तो जो नए लोग हैं, अब जैसे एक स्टैटिस्टिक अगर आपको पता हो तो वो आपको पता होगी कि 95% जो ट्रेडर्स हैं उनकी ट्रेडिंग का जो करियर है वो 3 महीने में समाप्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो 6 महीने में समाप्त हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम जो लोग मेरे अगेंस्ट खेल रहे हैं वो 3 महीने 6 महीने पुराने ही हैं। ठीक है, और ये हर बार होगा, मैं इसको स्टार्ट से देख रहा हूँ भाई। मैं जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, किसी भी किसी भी एडवाइस के लिए, ठीक है, मैक्सिमम लोग जो मैं पूछता हूँ अच्छा कितने महीने से आप कर रहे हो, इसी रेंज में मुझे आंसर मिलता है। कुछ एक आध हाँ ज़रूर होते हैं कि मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, ठीक है, बट वो काफ़ी चीज़ें फिगर आउट खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर आप काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर हो तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको ये समझ में आना चाहिए ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोग तो पहले ही निकल गए। मतलब अगर आप बात करो तो 5% ही ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो 6 महीने से ज़्यादा टिक सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 6 महीने से ज़्यादा टिके हो, एक्टिव ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टिव ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर उससे ज़्यादा आप हो तो आपको समझना चाहिए कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कम लोगों के पास है रिटेल साइड में। ठीक है, तो अगर कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई जैसे कुछ चीज़ होती है, तो वहाँ पे आप लोग डर क्यों जाते हो? न्यूज़ वाले बोलेंगे, देखो न्यूज़ वालों का काम है बोलना, यूट्यूबर्स का काम है बोलना, क्योंकि उन्हें पता है कि मैक्सिमम लोग जो उनको सुन रहे हैं वो 3 महीने 6 महीने पुराने हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है, तो वो करेंगे कुछ गड़बड़ी करेंगे। लेकिन आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो, आपने देखे हैं यूएसए के जो इलेक्शंस हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है, आपने या मोहर्रत डे में आपने देखा है, अगर आपने और देखा भी नहीं है तो एक नया पर्सन भी कर सकता है। ठीक है, मेरी वीडियो देखो आप मोहर्रत डे को जिस दिन जो हमने वीडियो डाली थी, बताओ वैसा हुआ नहीं हुआ? हमने बोल दिया था, साफ साफ हमने बोला था कि भाई लार्ज कैप्स के अंदर मोहर्रत डे में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आती है, भले ही न्यूज़ वाले कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, हमने साफ साफ ये बोल दिया था कि जो तेज़ी आएगी वो स्मॉल कैप्स में ही आती है, मिड कैप्स में ही आती है मोहर्रत डे के दिन। और कैसे बोला था? पिछला जो डेटा था, पिछला जो ग्राफ था वो हमने आपको दिखाया, उस ग्राफ के बेसिस पे हमने बात की। तो आप हिस्ट्री को निकालो, अब देखो कि हुआ क्या है। आप अगर हिस्ट्री को देखो, बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक किताब पढ़ लेते हो तो एक पर्सन जिसने जो 40-50 साल का जो पर्सन है, उसने अपनी पूरी लाइफ में जितना एक्सपीरियंस उसका है, उस सारे एक्सपीरियंस को वो एक बुक में कंडेंस करने की कोशिश करता है। तो अगर आपने एक बुक को पढ़ लिया तो आपने 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस ले लिया। तो जो आप अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस करके सीखोगे ना, उस चीज़ को आप एक बुक से ही पढ़ के सीख सकते हो। लेकिन अब लोग इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। क्या इन्वेस्ट नहीं, अब बुक तो फ्री मिल जाती है, ज़्यादातर बुक्स भी फ्री मिल जाती हैं, PDF वगैरह मिल जाती हैं, बट लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वहाँ पे कि कौन सीखे यार, ऐसे ही सीख लेंगे हम, कर ही तो रहे हैं ट्रेडिंग।
ठीक है। तो आप अगर आपको वोलेटिलिटी की आदत है, अगर आपने वोलेटिलिटी देखी है मार्केट में, तो आप उससे डर क्यों रहे हो? आप वहां पे फेस करो, उस वोलेटिलिटी को आप फेस करो। मार्च 2020 में आपने लोगों ने ट्रेडिंग बंद कर दी भाई, लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग बंद कर दी। मुझे बोलना पड़ा कि भाई करो ट्रेडिंग, क्यों बंद कर रहे हो? आपकी जो स्ट्रैटेजीज अगर चल रही हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज चलती हैं तो हम उसको डेली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजीज चल रही हैं उनको आप फॉलो करो, उनको आप क्यों रोक रहे हो? और जिन्होंने फॉलो किया बताएं कमेंट में कि कैसा लगा, ठीक है। तो जिन्होंने फॉलो, अब देखो वहां पे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है कि रिजल्ट प्रॉफिट है आपका लॉस है क्या है, बट अगर आपने फॉलो किया है तो मैक्सिमम केस में प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास वहां पे एक एज है, ठीक है, आपके पास वहां पे एक एडवांटेज है, आपको उस चीज का एक्सपीरियंस है और मैक्सिमम लोगों को नहीं है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। अब उस स्ट्रेंथ को आप प्ले करोगे तो हो सकता है कि इनिशियल आप हो सकता है आपका आप फेलियर भी हो सकते हो, ठीक है, नो डाउट आप फेल हो सकते हो कभी भी। देखो ये तो स्टॉक मार्केट में ये तो हमेशा होता है, ठीक है। राउंड 1 में तो चेंग भी फेल हुए, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के एनालिसिस के बाद भी फेल हुए वो, ठीक है। तो हो सकता है आप फेल हो सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जो सामने वाले के पास नहीं है। तो आप सामने वाले को हरा ही सकते हो। और बाद में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा कि लॉन्ग रन में जो लूकस हैं, यानी जो दूसरे रिटेलर्स हैं जो आपके अगेंस्ट खेल रहे हैं, उन्हें भागना ही पड़ेगा आपसे, बच के आपसे दूर भागना ही पड़ेगा उन्हें, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को प्ले करना सीख जाते हो तो वॉलेटिलिटी की बात हमने कर ली, ठीक है। तो बस इतनी मुझे बात करनी है दोस्त। एक स्ट्रैटेजी को दोस्त बनाओ, रेगुलरली उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और फिर बाकी रिटेलर्स को दूर भगाओ, ठीक है। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर कोई इनकेस अगर कोई चीज़ मैंने मिस की हो इस वीडियो में, ठीक है, कोशिश की है मैंने सारी चीज़ें कवर करने की, सारे एस्पेक्ट्स कवर करने के, बट इनकेस अगर मैंने कुछ मिस किया हो, हाँ, एक चीज़ का रिप्लाई और देना चाहूँगा। उसके भाई ने लास्ट में जो कमेंट किया था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने लो किक से इस तरीके से हमारे जो भाई हैं उनको हरा दिया। तो मैं भी कहता हूँ कि ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपके जो भाई थे वो अपनी जगह पे खेल रहे थे, ठीक है, अपने रूल्स पे भी खेल रहे थे, अपने रूल्स के हिसाब से भी खेल रहे थे, और उनको तैयार रहना चाहिए था इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब अगर वो ये सोच रहे थे कि भाई सामने वाला पंच करेगा या किक ही करेगा, ठीक है, वो इस चीज़ के तैयार नहीं थे कि ये लो किक इस्तेमाल करेगा, क्योंकि भाई उन्होंने कभी लो किक किक बॉक्सर ने लो किक के बारे में कभी इस डायमेंशन में सोचा ही नहीं, ठीक है। तो वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। तो वहाँ पे उनकी गलती क्या थी? अब देखो, मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही थे या गलत थे, बट एक जो मिस्टेक उनसे हुई है वो यही हुई है कि वो सामने वाले को, वो अपने आप को बहुत हीरो समझने लगे और सामने वाले को समझे कि बेवकूफ़ है। तो ऐसा नहीं है। आपको मार्केट में अगर आप हो तो आपको हम्बल भी रहना है। आपको स्ट्रेंथ तो अपनी पता होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको हम्बल भी रहना है। बहुत से लोग क्या होते हैं कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर उनका अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता है किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते करते, तो वो सोचते हैं कि यार मैं तो अब भगवान हो गया हूँ मार्केट का, ठीक है, अब मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता यहाँ पे, मैं तो मतलब, फिर वो अपना लेके आते हैं बड़ा पैसा, या फिर वो फिर और लोगों को भी यहाँ पे ले आते हैं अपने साथ में, और लोगों से भी वो करवाने लगते हैं ट्रेडिंग, और लोगों को भी लाइक पोर्टफोलियो मैनेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की यार चीज़ें कोशिश करो मत करो। इनिशियल फेज में तो बिल्कुल 2 महीने 3 महीने देख के आप कर रहे हो तो बहुत बुरा वहाँ पे फंसोगे, और मत करो तो बेटर है, ठीक है। 2 महीने 3 महीने कुछ नहीं होते, कम से कम 2 साल 3 साल तो लगते हैं, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस उस लेवल का आने में। डनिंग क्रूगर इफेक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, बहुत चीज़ें आपके वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है। और एंड करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, मिलते हैं